हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैमिली, मैरिज और किनशिप से रिलेटेड कुछ हमारे फैक्ट्स जो कि अप्रोक्सीमेटली 200 होंगे। ठीक है, तो इनको हम देखेंगे और आगे समझते भी जाएंगे। तो पहली बात करते हैं कि फैमिली क्या होती है। तो फैमिली यानी कि परिवार एक बहुत महत्वपूर्ण प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, जब हम ग्रुप्स के बारे में पढ़ते हैं, समूह के बारे में पढ़ते हैं, तो दो ग्रुप्स हमारे सामने आते हैं। एक तो प्राइमरी ग्रुप और दूसरा सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं उनके साथ हमारा जो रिलेशनशिप होता है बड़ा ही इंटीमेट होता है, पर्सनल लेवल का होता है और फेस टू फेस होता है। तो इसी में एक हमारा मुख्य जो ग्रुप है वो है फैमिली का। और चाहे किसी भी तरीके की सोसाइटी हो, चाहे वो सिंपल सोसाइटी हो या फिर कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो, तो फैमिली हमेशा से पाई जाती है। या फिर हम इसे कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है, एक सार्वभौमिक संस्था है। ठीक है, ये एक ऐसा प्राइमरी ग्रुप है जहाँ पर कि एक बच्चा, एक इन्फेंट क्या करता है, बेसिक एटीट्यूड सीखता है, समाज के बारे में सीखता है, लॉज के बारे में सीखता है, मोरल्स के बारे में सीखता है, फोकस के बारे में सीखता है। यानी कि समाज के जो भी नियम कायदे हैं उनके बारे में एक इंडिविजुअल यहाँ पर सीखता है। ये सोशलाइजेशन की सबसे पहली प्रक्रिया है वो कहाँ पर होती है, फैमिली पे होती है। सोशलाइजेशन को हम बोलते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग, जो कि जीवन पर्यंत हमारी चलते रहती है। यह एक तरीके से एंड्यूरिंग रिलेशनशिप देता है जो भी फैमिली में शामिल होते हैं, जो भी इंडिविजुअल शामिल होते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल से बन के ही तो फैमिली बनेगी। तो यहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में एक लॉन्ग लास्टिंग और इंड्यूरिंग रिलेशनशिप हमको देखने को मिलती है। अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट अगर ग्रुप, जब हम न्यूक्लियर फैमिली की बात करते हैं, तो वहाँ पर फादर, मदर और एक या उससे अधिक बच्चे आ सकते हैं। वर्ड फैमिली कहाँ से उसका ओरिजिन हुआ, तो ये जो वर्ड है वो रोमन से लिया गया है और रोमन वर्ड फैमुलस से आया है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपने जानी। आप इसकी कुछ डेफिनेशंस दी है हमारे अलग अलग सोशलॉजिस्ट ने। मैकाइवर की बात करते हैं कि फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड एंड्यूरिंग टू प्रोवाइड फॉर द प्रोक्रिएशन एंड अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो फैमिली एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर कि जो सेक्स रिलेशनशिप आपकी होती है वो बिल्कुल ही डिफाइंड होती है, प्रिसाइज होती है, एंड्यूरिंग होती है, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होती है। इसके अलावा यहाँ पर फैमिली क्या प्रोवाइड करती है, एक तो प्रोक्रिएशन, ठीक है, बच्चों संतति को उत्पन्न करना, और उनकी किस तरीके से अपब्रिंगिंग होगी, किस तरीके से उनका पालन पोषण होगा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन हमारी है मैकाइवर की। नेक्स्ट है निम्कॉफ की डेफिनेशन। तो निम्कॉफ ये बात करते हैं कि फैमिली इज अ मोर और लेस ड्यूरेबल एसोसिएशन, यानी कि एक ऐसा एसोसिएशन, एक ऐसा संस्थानिक जो क्या होता है बहुत लंबे समय तक चलता है। एंड्यूरिंग रिलेशनशिप यहाँ पर हमको देखने को मिलता है किसके बीच में, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, जो कि जिसमें कि बच्चे शामिल भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन शामिल भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर के अनुसार फैमिली इज सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रंस। तो पेरेंट और चिल्ड्रन के बीच में जो एक रिलेशनशिप स्टेबलाइज होता है, एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कहते हैं। क्लियर की डेफिनेशन। इलियट और मैरियली कहते हैं कि फैमिली इज द लॉजिकल सोशल यूनिट कंपोज्ड ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। तो फैमिली एक ऐसा लॉजिकल सोशल यूनिट है जिसमें कि हस्बैंड होता है, वाइफ होती है और चिल्ड्रन होते हैं। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, तो पहला करेक्टरिस्टिक तो यह है कि इसमें एक मेटिंग रिलेशनशिप पाई जाएगी, जहाँ पर कि मैन और वुमेन, अगर हम बेसिक फैमिली की बात करें या फिर क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ फैमिली में बात करें, तो वहाँ पर मैन और वुमेन हमको देखने को मिलेंगे और उनके बीच में मैटिंग रिलेशनशिप देखने को मिलेगी। हालांकि अभी के कंटेक्स्ट में ये सारी चीज़ें चेंज भी होती हुई हमको दिखाई देती हैं, जहाँ पर कि होमोसेक्सुअलिटी और हेट्रोसेक्सुअलिटी दोनों चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस सोसाइटी में। एक फॉर्म ऑफ मैरिज यहाँ पर रहता है, बिना मैरिज की फैमिली बहुत कम ही देखने को हमको मिलती है। तो मैरिज एक तरीके से जो बेसिक इंस्टीट्यूशन है जो कि जन्म देता है फैमिली को। हर फैमिली का कोई ना कोई नाम होता है, कोई ना कोई डिसेंट होता है, कोई ना कोई वंश होता है। एक इकोनॉमिक प्रोविज़न यहाँ पर होता है, जो भी मेंबर होते हैं सोसाइटी के, वो एक पर्टिकुलर उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, किस तरीके से कौन क्या काम करेगा। कॉमन हैबिटेशन होता है, यानी कि कॉमन सराउंडिंग हमको देखने को मिलती हैं। इसके अलावा नेचर की अगर हम बात करें तो फैमिली के नेचर में हमको ये पॉइंट ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला तो ये है कि ये यूनिवर्सल होता है, यानी कि सार्वभौमिक होता है। प्रत्येक समाज, चाहे वो जटिल हो, चाहे वो सरल हो, चाहे आदिम समाज हो या फिर सभ्य समाज हो, हर समाज में कहीं ना कहीं फैमिली पाई ही जाएगी। फैमिली में आपको इमोशनल बेसिस भी मिलता है, इमोशनल सपोर्ट आपको एक तरीके से मिलता है। फैमिली का साइज़ कभी भी बहुत अनलिमिटेड नहीं हो सकता, एक फिक्स्ड लिमिटेड साइज़ हमको देखने को मिलेगा। फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियर पोजीशन इसकी होती है, यानी कि मुख्य भूमिका फैमिली की होती है, और जो भी इसके मेंबर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। सोशल रेगुलेशन होता है, और परमानेंट एंड टेम्परेरी भी फैमिली हो सकती है, जिसको हम आगे देखेंगे।
फंक्शन क्या होते हैं, तो मैकाइवर का नाम यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो मैकाइवर के अनुसार फैमिली के फंक्शन को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दो श्रेणियों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा आता है इसेंशियल यानी कि आवश्यक, ये फंक्शन नहीं होगे तो कुछ भी काम नहीं चल पाएगा। दूसरे होते हैं नॉन इसेंशियल, मतलब आवश्यक है लेकिन बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। इसेंशियल में सेक्स नीड्स को सेटिस्फाई करना, बच्चों का प्रोडक्शन करना और उसको रेयरिंग करना, एक होम को प्रोवाइड कराना। अगला है नॉन इसेंशियल, ठीक है, इसमें है इकोनॉमिक, रिलीजियस, एजुकेशनल, हेल्थ, रिक्रिएशनल, सिविक, सोशल और रोल ऑफ सोशलाइजेशन। तो ये नॉन इसेंशियल है अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, ठीक है। तो सबसे बेसिक जो चीज़ है फैमिली के द्वारा, एक तो सेटिस्फैक्शन ऑफ सेक्स नीड्स होता है, सेकंड यहाँ पर बच्चों का लालन पालन होता है, उनका प्रोडक्शन होता है और एक होम का प्रोविज़न होता है, एक घर का प्रोविज़न होता है। उसके अलावा जो हमारे नॉन इसेंशियल है उसमें एक इकोनॉमिक तौर पे पूरी फैमिली जुड़ी रहती है, कभी भी कोई क्राइसिस आता है तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं। रिलीजियस एक फंक्शन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। एजुकेशनल फंक्शन देखते होते हैं, फैमिली में आप कहते हैं एजुकेट होते हो, फैमिली आपको एजुकेशन का एक गिफ्ट देती है। हेल्थ, यहाँ पर अगर किसी की भी हेल्थ ख़राब होती है, अच्छी होती है तो उसको फैमिली क्या करती है, सपोर्ट करती है। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अलग अलग तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। सिविक एक्टिविटीज़, सोशल और सोशलाइजेशन, ये कुछ हमारे नॉन इसेंशियल मेनली आपको थिंकर याद रखना है और उसकी कैटेगरीज को याद रखना है। इसेंशियल फंक्शन में अगर हम देखें तो पहला तो है कि जैसे सेक्स नीड्स को फुलफिल करना, तो मनु जो कि एक एंशिएंट इंडियन लॉ गिवन है, ठीक, मनु संहिता भी हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर ये बोलते हैं कि जो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन होता है वो एम है किसी फैमिली का। इसके अलावा वात्सायन ने भी सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताया है फैमिली का, ठीक। उसके बाद दूसरा है प्रोडक्शन और रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में जैसे कि हमको देखने को मिलता है कि रिलीजियस एक्टिविटी तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि एक इंसान का पुत्र नहीं हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर हमको हर चीज़ में दिख रहा है कि एक फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कि क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है और रियरिंग हो रही है चिल्ड्रंस की। नेक्स्ट हमारा है प्रोविज़न ऑफ होम। तो जब आपका होम होती है, होम रहता है, जब आपका घर रहता है तो आपके पास एक सोशल सिक्योरिटी रहती है और बिना घर के आप लैक ऑफ लव, लैक ऑफ वार्म, लैक ऑफ अफेक्शन, तो आपकी ज़िंदगी उतनी बेहतर नहीं होती जितना एक फैमिली के साथ रहती है, ठीक है। इसीलिए जब हम पार्सन्स को देखते हैं तो वो एक थ्योरी देते हैं जिसे हम बोलते हैं वार्म बाथ थ्योरी, यानी कि जब आप किसी काम से लौट के, स्कूल से लौट के, कहीं से भी घर पे आते हो तो फैमिली वो आपकी कोजीनेस देती है, एक तरीके से आपको एक इमोशनल सपोर्ट देती है, तो आप फैमिली में आप बहुत अच्छा महसूस करते हो। उसके बाद है कि नॉन इसेंशियल फंक्शन क्या क्या हैं। तो इकोनॉमिक, फैमिली एज अ इकोनॉमिक यूनिट सर्व करती है। ट्रेडिशनल फैमिलीज़ में हमको देखने को मिलता है कि जो गुड्स होते थे वो खुद के कंजम्पशन के लिए होते थे, यानी कि हम तब बात करें जब सब्सटेंशियल इकोनॉमी है, जबकि सारे लोग सिर्फ अपने खाने पीने तक ही सीमित है, मार्केट का बहुत बड़ा भूमिका नहीं है। रिलीजन, फैमिली अलग अलग तरीके के हमारे रिलीजियस जो भी हमारे राइट्स होते हैं उसको परफॉर्म करती हैं। हर फैमिली के कोई ना कोई बिलीफ होते हैं और इसमें एक तरीके से रिलीजियस ट्रेनिंग भी दी जाती है जो भी चिल्ड्रन से। एजुकेशनल पर्पस में कि एक चाइल्ड लर्न करता है, उसके अलावा किस तरीके से जो पेरेंट्स हैं उसके गाइडेंस में वो नई नई चीज़ों को सीखता है। और है जैसे कि हेल्थ, तो यहाँ पर एक अगर कोई सिक हो गया है तो उसके जो भी किन हैं, जो भी नातेदार हैं, उसके द्वारा उनका टेक केयर किया जाएगा। रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे डांस है, म्यूज़िक है, तो ये सारी चीज़ें भी कहाँ पर होती हैं, फैमिली पे होती हैं। सिविक में जैसे क्वालिटीज़ ऑफ लव, कोऑपरेशन, टॉलरेशन, सेक्रीफाइस, ओबीडियंस, ये सारे जो भी मानवीय गुण हैं ये भी हम कहीं ना कहीं फैमिली में सीखते हैं। इसके अलावा सोशल में अगर हम देखें तो यहाँ पर फैमिली एक तरीके से नॉलेज को इम्पार्ट करती है, ठीक है, किसके जो कि सोशल हो सकती है, मोरल्स के माध्यम से हो सकती है और एक तरीके से सोशल कंट्रोल को एक्सरसाइज करती है अपने मेंबर्स पे। देन सोशलाइजेशन पे रोल फैमिली का बहुत बड़ा बढ़ जाता है। सोशलाइजेशन इज़ अ लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। तो लर्निंग प्रोसेस में चाहे वो लैंग्वेज लर्निंग हो या फिर कुछ और कल्चर की चीज़ें सीखनी हो, तो उसके लिए फैमिली एक सशक्त माध्यम हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फैमिली। तो इसके अलग अलग बेसिस हमारे हो सकते हैं, या तो अथॉरिटी के बेसिस पे हो, सत्ता के बेसिस पे हो, सत्ता के बेसिस के अलावा स्ट्रक्चर के बेसिस पे हो सकता है, यानी कि संरचना के बेसिस पे किस तरीके से फैमिली की संरचना बनी हुई है, रेजिडेंस के बेसिस पे, निवास के बेसिस पे, मैरिज, एंसेस्टरी, इन ग्रुप, आउट ग्रुप और ब्लड रिलेशंस, इसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ फैमिली देखेंगे। पहला जो टाइप है वो है ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी, यानी कि किसकी अथॉरिटी है, किसकी सत्ता है। तो इस बेसिस पे पैट्रियार्कल हो सकती है और मैट्रियार्कल हो सकती है।
पैट्रियार्कल में जो मेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी होगा वो डोमिनेंट होगा, वो प्रभावी रहेगा, जबकि जो फीमेल मेंबर ऑफ द सोसाइटी होगी वो सबऑर्डिनेट हमको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैट्रियार्कल में जब हम फैमिली की बात करते हैं तो फीमेल डोमिनेंट होती है और मेल क्या होता है, सबऑर्डिनेट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर दो तरीके की हमको फैमिली देखने को मिलती हैं, जो कि हैं न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पर कि हस्बैंड और उसकी वाइफ है, यहाँ पर बच्चे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जबकि जॉइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली हम उसे कहते हैं जबकि दो न्यूक्लियर फैमिलीज मिल जाती हैं तो उसे हम जॉइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, यानी कि किस तरीके से कहाँ पे वो रहते हैं, तो पैट्री लोकल हो सकती है यहाँ पर कि जब वाइफ अपने हस्बैंड के घर पे जाती है तो ये है पैट्री लोकल, और दूसरा हो सकता है मैट्री लोकल, जबकि जो हस्बैंड है अपनी वाइफ के घर जाता है। इसके अलावा अगर हम और बेसिस पे देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज पे तीन तरीके की हमने मेनली फैमिली देखी है, मोनोगैमस, पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस। मोनोगैमस यानी कि जब एक महिला का एक पति होता है और एक पति का एक पत्नी होती है, यानी कि एक पार्टनर जब आपका होता है तो ये है मोनोगैमस। पॉलीगैमस में जब एक इंसान की शादी एक दो से अधिक महिलाओं के साथ हो जाएगी, ठीक है, तो वो है पॉलीगैमस, यानी कि एक से अधिक जहाँ पर होगी। पॉलीएंड्रस, एक महिला जब एक से अधिक पुरुषों के साथ विवाह करती है तो ये है पॉलीएंड्रस। ठीक है, मोनो में एक, और एक से जब अधिक हो जाता है, 2, 3, 4 कितने भी हो सकते हैं, तो वो आ जाएगा पॉली। और जब हम वुमेन के केस में कहते हैं तो इसे कहते हैं पॉलीगैमस, और जब हम मेल के केस में कहते हैं तो इसे हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एंसेस्ट्री। ठीक है, यानी कि कहाँ से आपकी एंसेस्ट्री आ रही है, तो पैट्रीलिनियल जब है तो आपका जो डिसेंट ट्रेस होगा, जो आपका वंश आएगा, वो कहाँ से आएगा, फादर साइड से आएगा। और जब मैट्रीलिनियल की बात करते हैं तो जब आपका वंश है वो कहाँ से आएगा, मदर की साइड से ट्रेस होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है एंसेस्ट्री के बेस पे। अब नेक्स्ट हमारा बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। इन ग्रुप के बेसिस पे हमको देखने को मिलता है एंडोगेमस और एक्सोगेमस। ठीक है, तो ये दो हैं। और एंडोगेमी और एक्सोगेमी में जब भी हम पढ़ते हैं तो हम बात करते हैं कि विद इन सेम ग्रुप एंडोगेमस, और एक्सोगेमस ग्रुप से बाहर। ठीक है, जब मैरिज एक ग्रुप के अंदर ही होती है तो ये है एंडोगेमस, और जब एक ग्रुप से बाहर कोई मैरिज होती है तो ये है एक्सोगेमस। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ब्लड रिलेशनशिप। किस तरीके से आपकी ब्लड रिलेशनशिप होगी, तो पहला है कॉन्जुगल। कॉन्जुगल या फिर इसे हम बोलते हैं एफाइनल। ठीक है, यहाँ पर की जो स्पाउस है, ठीक है, और उसके ऑफस्प्रिंग है, इससे रिलेटेड यानी कि जो मैरिज से जो परिवार बनेगा उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगल फैमिली। दूसरा है कॉन्सैंग्यूनस फैमिली, जो ब्लड रिलेशन से बनेगा। जो कॉन्सैंग्यूनल फैमिली है वहाँ पर आप जन्म लेते हो, जबकि जो आप रिप्रोडक्शन के बाद जो फैमिली आप बनाते हो वो है कॉन्जुगल फैमिली। ठीक, कॉन्सैंग्यूनल में आप जन्म लेते हो यानी कि जो ब्लड से रिलेटेड आपकी है, और कॉन्जुगल जो कि मैरिज के बेसिस पे है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जॉइंट फैमिली। अब भारत की जब भी हम बात करते हैं तो भारत में जब हम फैमिली को इमेजिन करते हैं तो फैमिली में सिर्फ हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे ही नहीं होते, लेकिन यहाँ पर अंकल्स होते हैं, आंट्स होते हैं और कजन्स और ग्रैंडसन्स भी होते हैं। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं जॉइंट फैमिली या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। यहाँ पर जो भारतीय हमारी जॉइंट फैमिली है उसकी कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब एक पुत्र की शादी हो जाती है तो अपने आप को कभी भी पेरेंट्स से सेपरेट नहीं करता है, वह उन्हीं के साथ रहता है, एक ही रूफ पे रहता है, एक ही छत के नीचे, और प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है। और सभी का यहाँ पर एक कॉमन फंड होता है जहाँ से फैमिली एक्सपेंसेस, जो भी फैमिली में खर्चे हैं वह वहीं से दिए जाता है। एक क्या होता है, कॉमन कोर्स होता है, हमको देखने को मिलता है, जैसे कि संजायती कोर्स देखने को मिलता है। मोस्ट ऑफ द फैमिली जो भी इंडिया पे हैं वो है पैट्रीलिनियल, यानी कि जो वंश आता है पिता के साइड से आता है। डेफिनेशंस हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो भी जॉइंट फैमिली की हैं। तो इसमें दो नाम हमारे बहुत फेमस हैं, एक तो हैं इरावती कर्वे और दूसरे हैं IP देसाई। इरावती कर्वे ये कहती हैं कि जॉइंट फैमिली इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु जनरली लिव अंडर वन रूफ। तो पहला तो ये फीचर हो गया कि एक छत के नीचे रहते हैं। दूसरा, एक ही चूल्हे का बना खाना खाते हैं, एक ही तरीके की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करते हैं, सामूहिक पूजा में प्रतिभाग करते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से किसी न किसी रूप में संबंधित रहते हैं। तो हम इसे कहेंगे जॉइंट फैमिली।
आपको मेन फीचर याद रखने हैं कि कौन से फीचर इरावती कर्वे ने दिए हैं। तो ये हैं एक छत, एक चूल्हे में बना खाना खाना, एक जो कॉमन प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करना, सामूहिक पूजा में प्रतिभाग करना। तो ये है हमारी जॉइंट फैमिली की विशेषताएं। आईपी देसाई जब जॉइंट फैमिली की बात करते हैं तो ये कहते हैं वी कॉल दैट हाउस होल्ड अ जॉइंट फैमिली विच हैज़ ग्रेटर जनरेशन डेप्थ देन इंडिविजुअल फैमिली, यानी कि जहाँ पर बहुत सारे जनरेशन के लोग एक साथ रह रहे हों, एंड द मेंबर्स ऑफ विच आर रिलेटेड टू वन अनदर बाय प्रॉपर्टी, इनकम, म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। और वे जो हैं, जो जनरेशन अलग अलग जनरेशन हमारे एक साथ रह रही है, वो कहीं ना कहीं इनकम के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे उनके कुछ म्यूचुअल राइट्स हो, अधिकार हों, और कुछ हमारी क्या हों, ऑब्लिगेशंस भी हों। तो उसके आधार पे जब वो जुड़े रहते हैं तो तब वो क्या बनाते हैं, एक जॉइंट फैमिली को बनाते हैं। इरावती कर्वे और आईपी देसाई दोनों के डेफिनेशंस आपके लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो पहला तो है लार्ज साइज, बहुत बड़ा आकार हमको देखने को मिलता है। दूसरा होता है कि जॉइंट प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। एक कॉमन रेजिडेंस होता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होता है, सभी लोग सामूहिक रूप से कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कॉमन रिलीजन होता है, एक सामान्य धर्म होता है। एक प्रोडक्टिव यूनिट है, और म्यूचुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात कर ली फीचर्स की, जैसे कि लार्ज साइज है क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स भी रह रहे हैं, उनके चिल्ड्रंस भी रह रहे हैं, ग्रैंड चिल्ड्रंस भी रह रहे हैं, और इसके अलावा और भी जो निकट संबंधी हैं वो भी रह रहे हैं। दूसरा हमने देखा कि जॉइंट प्रॉपर्टी होती है, ओनरशिप, प्रोडक्शन और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ जो होता है वो जॉइंटली होता है। कॉमन रेजिडेंस होता है, ठीक है, सामूहिक तौर पे सभी लोग रहते हैं, और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन हमको देखने को मिलता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसके अलावा क्या होता है, कॉमन रिलीजन हमको देखने को मिलता है, एक प्रोडक्टिव यूनिट की तरह है, जैसे एग्रीकल्चर फैमिलीज, मोस्टली जॉइंट फैमिलीज हमको देखने को मिलती है, जहाँ पर कि घर के सभी सदस्य एग्रीकल्चर वर्क में अपना हाथ बटाते हैं। कुछ ना कुछ राइट्स होते हैं और कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं। प्रत्येक सदस्य के जॉइंट फैमिली के कुछ ना कुछ अधिकार होंगे और कुछ ना कुछ दायित्व जरूर से होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर एक फीमेल मेंबर किचन पे खाना बना रही है तो दूसरी लॉन्ड्री करेगी, तीसरी बच्चों को का पालन पोषण करेगी। तो इस तरीके से अलग सभी की अलग अलग हमारी ड्यूटीज़ हो जाती हैं। मेरिट्स क्या होती हैं, तो इससे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हमको देखने को मिलती है, आर्थिक समृद्धि हमको देखने को मिलती है, डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन हमको देखने को मिलता है, यानी कि काम का बंटवारा हो जाता है। लेजर की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं आपको, ठीक है, खाली समय आपको ज़्यादा मिलता है, जहाँ पर कि आप और काम कर सकते हो, क्योंकि सभी के काम बटे हुए हैं। अगर आप उन्हीं काम को एक ही व्यक्ति करेगा तो उसके लिए कोई भी लेजर टाइम नहीं मिलेगा। सोशल इंश्योरेंस रहती है कि अगर आपकी जैसे जॉब चलेगी, आप सिक हो गए तो फैमिली आपके टेक केयर करेगी। तो एक तरीके से सोशल इंश्योरेंस के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल वर्चूज़ हमको देखने को मिलते हैं, मोरल क्वालिटीज़ हमको देखने को मिलती हैं। फ्रेगमेंटेशन, जो भी एक हिस्सा है, ज़मीन का जो भी हिस्सा है वो हिस्सा होने से बच जाता है, और सभी को उसी सामूहिक हिस्से में से जो भी अनाज आता है उससे सभी का हो जाता है। तो ज़मीन के छोटे छोटे टुकड़े नहीं होते। अगर बहुत छोटे टुकड़े हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी उससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगा। उसके अलावा सोशलिज्म इसमें एक चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, सब साथ में रहते हैं, सभी की कॉमन प्रॉपर्टी है, कॉमन वर्शिप वो करते हैं, सभी के कुछ न कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर है, ठीक है। तो ये कुछ हमारे फीचर हैं फैमिली की, या फिर हम कहें मेरिट्स हैं किसके, जॉइंट फैमिली की। अब कुछ डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, ठीक है। हर चीज़ के कोई ना कोई फ़ायदे होते हैं और कोई ना कोई नुकसान होते हैं। तो पहला है कि जो भी आलसी लोग हैं उनका एक जमावड़ा बन जाता है, क्योंकि आपको खाना तो मिलना ही है, आपको सारी चीज़ें सुविधाएं तो मिलनी ही है, चाहे आप काम करो या ना करो। तो इससे बहुत आलसी लोग भी यहाँ पर रह लेते हैं। इसके अलावा जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, पर्सनल ग्रोथ है, वो यहाँ पर नहीं हो पाती है, ठीक है। जो इंडिविजुअलिटी है वो कहीं ना कहीं दबके रह जाती है, और कलेक्टिविटी इस पर हावी हो जाती है। लेजिस्लेशन को इंक्रेज करता है, बहुत ज़्यादा अगर लोग हो जाएंगे तो क्वेरल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा, ठीक है, कलह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, प्राइवेसी बिल्कुल नहीं होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कैपिटलिज्म के लिए, वर्तमान कैपिटलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। जैसे पार्सन्स बात करते हैं कि जो कि न्यूक्लियर फैमिली है बेस्ट फिट है अभी इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लिए, लेकिन जब आप जॉइंट फैमिली की बात करते हो तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा अनफिट भी नज़र आती है अभी के समाजों के लिए, कैपिटलिस्ट सोसाइटी के लिए। अनकंट्रोल प्रोक्रिएशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब फैक्टर कौन से हैं,
जिन्होंने कि जॉइंट जो फैमिली थी, हमारा एक सोशल इंस्टीट्यूशन था, उसको डिसइंटीग्रेट करने का काम किया है, उसके विघटन का कार्य किया है। तो इसमें मुख्य हैं जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, इसके अलावा कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट का एक्सटेंशन। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट हर गाँव पे आ गया, हर ज़िले पे आ गया, तो उसके बाद क्या हो गया, जो मोबिलिटी है वो पॉसिबल हो पाई। अब लोग शहरों में जाने लगे और वहीं पर अपनी न्यूक्लियर फैमिली बनाने लगे। एग्रीकल्चर और विलेज ट्रेड्स थे वो डिक्लाइन हुए, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा हमारा किस पे, जॉइंट फैमिली। ये भी एक कारण रहा जॉइंट फैमिली के डिग्रेड होने का। इसके अलावा वेस्ट का इन्फ्लुएंस, जहाँ पर कि मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज है, और नए सोशल रेगुलेशंस ने भी इस पर जो भी था उसने भी गहरी चोट की है जॉइंट फैमिली के विघटन में। नेक्स्ट, जॉइंट तो हमने देख लिया, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर फैमिली, नाभिकीय परिवार। इस जो फिनोमिना है बड़ा ही मॉडर्न फिनोमिना है, इसलिए कभी कभी न्यूक्लियर फैमिली को मॉडर्न फैमिली भी कह दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पर एक हस्बैंड, वाइफ और उनके बच्चे रहते हैं। एक न्यूक्लियर फैमिली एक ऑटोनोमस यूनिट है, यानी कि यहाँ पर किसी भी तरीके का एल्डर का कंट्रोल नहीं होता है, और उनके बीच में एक मिनिमम इंटरडिपेंडेंस होती है। जो भी ओल्ड मेंबर ऑफ सोसाइटी हैं और न्यू मेंबर ऑफ सोसाइटी है, तो उनके बीच में बहुत कम इंटरडिपेंडेंस हमको देखने को मिलती है। अमेरिकन सोसाइटी का एक एग्जांपल हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ब्लेंडेड फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली हमने देख ली, नेक्स्ट एक फैमिली टाइप आता है ब्लेंडेड, ब्लेंड करना। तो यहाँ पर तब ब्लेंडेड फैमिली कहलाती है। इसे एक और नाम से जानते हैं हम, स्टेप फैमिली। यानी कि उदाहरण के लिए हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ है, जहाँ पर कि हस्बैंड की डेथ हो जाती है। हस्बैंड की डेथ के बाद, हस्बैंड की डेथ से पहले उनको क्या होता है, एक बच्चा होता है। ठीक है, हस्बैंड की डेथ के बाद जो वाइफ है वो दूसरी शादी कर लेती है। अब दूसरी शादी से भी एक बच्चा है, पहली शादी से भी एक बच्चा है, तो ये सारे लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम बोलते हैं ब्लेंडेड फैमिली, या फिर हम कभी बोलते हैं इसको स्टेप फैमिली। ठीक है, यानी कि मिक्सिंग ऑफ पेरेंट जहाँ पर हमको देखने को मिलता है। दूसरा है एक्सटेंडेड फैमिली। तो एक्सटेंडेड फैमिली यानी कि जहाँ पर बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज मर्ज होंगी, तो इस तरीके की फैमिली को हम बोलेंगे एक्सटेंडेड फैमिली। अब एक जो एक्सटेंडेड फैमिली है वो एक घर पे रह सकती है, या फिर क्लस्टर ऑफ हाउस यानी कि घरों के समूह में रह सकती है। साथ साथ में होंगे लेकिन घर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो टाइप हमको देखने को मिलता है, एक तो है स्मॉल एक्सटेंडेड और दूसरा लार्ज एक्सटेंडेड। स्मॉल एक्सटेंडेड में क्या होता है, यहाँ पर एक ओल्ड मैन, उसकी वाइफ, उनका बेटा और बेटे की पत्नी और उसका पुत्र, बेटे का पुत्र हो सकता है। तो ये तो है स्मॉल। जबकि जब हम लार्ज में देखते हैं, तो लार्ज में एक ओल्ड मैन की उसकी वाइफ होगी, उसके बाद उसके अनमैरिड चिल्ड्रन हैं, मैरिड सन है, सन की वाइफ है, उसके अलावा उनके अनमैरिड चिल्ड्रन। तो यहाँ पर बहुत दायरा थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो इसे हम बोलते हैं लार्ज एक्सटेंडेड फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है मॉडर्न फैमिली। किस तरीके से, तो जो फैमिली का इंस्टीट्यूशन है बहुत ज़्यादा उसने चेंजेस देखी हैं, और पास्ट हाफ एन सेंचुरी में तो जो चेंजेस हैं बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। इसके अनेक कारक हो सकते हैं, जो कि हैं सोशल हो सकता है, सामाजिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, एजुकेशनल, लीगल, कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल, बहुत सारे कारण हमारे हो सकते हैं, जिसके कारण जो इंस्टीट्यूशन ऑफ फैमिली है उसमें हमको चेंज होता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, मॉडर्न जो फैमिलीज हैं उसमें एक डेमोक्रेटिक बेस है, यानी कि मैन और वुमेन जो हैं, हस्बैंड और वाइफ जो हैं, उनमें जो इक्वालिटी रहती है वो समान रहती है, दोनों को बराबर अधिकार मिलते हैं। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि हम कहते हैं कि अभी की जो फैमिली है वो सिमेट्रिकल फैमिलीज हैं, सिमेट्रिकल फैमिली। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कि कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं जिसने कि मॉडर्न फैमिली को चेंज, और फीचर ऑफ मॉडर्न फैमिली। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये होगी कि पहले हम मैरिज का जो कॉन्ट्रैक्ट था कि हमेशा आपको मैरिज पे बना रहना है, मैरिज 7 जन्मों का बंधन है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया। तलाक के केसेस हमको बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सेक्स रिलेशनशिप की बड़ी महत्ता यहाँ पर बढ़ चुकी है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस हमको देखने को मिल रहा है, जो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं। स्मॉलर फैमिलीज हैं, रिलीजियस कंट्रोल डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो फंक्शन है फैमिली के, जिसमें हमने देखा था कि फैमिली के 2 तरीके हमारे फंक्शन होते हैं, एक तो इसेंशियल, दूसरा नॉन इसेंशियल। तो नॉन इसेंशियल जो फंक्शन है फैमिली के, उसके लिए हमारे पास अलग अलग एजेंसीज आ चुके हैं, जैसे कि क्रेश हमारा आ चुका है, हॉस्पिटल्स हमारे आ चुके हैं, तो वहाँ पर अलग अलग एजेंसी आ चुके हैं। तो फैमिली का रोल कहीं ना कहीं उसमें से घट गया है। और फिलियोसेंट्रिक अभी फैमिली बन रही है,
फिलियोसेंट्रिक जब भी हम शब्द का प्रयोग करते हैं इसका मतलब होता है कि चाइल्ड ओरिएंटेड फैमिली, बच्चे पे बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, जबकि जब हम जॉइंट फैमिली में बात करते हैं तो उतना अधिक ध्यान बच्चे पे नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने देखे कि डिक्रीज कंट्रोल हो रहा है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट का, मैन एंड वुमेन के रिलेशनशिप में चेंज हमको देखने को मिलता है, लेग्जिटी इन सेक्स रिलेशनशिप बढ़ रहा है। ठीक है, इलेस्टिमेट सेक्स रिलेशनशिप जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में वो बहुत ज़्यादा हमको देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है बोथ हस्बैंड और वाइफ के केस में, स्मॉलर फैमिलीज हैं, और रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट है वो डिक्लाइन होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन कौन से चेंज, ये तो हमने देख ही लिए। ठीक है, इसके अलावा सेपरेशन हो चुका है हमारा नॉन एसेंशियल फंक्शंस के प्रति, फिलियोसेंट्रिक हमारी फैमिली दिखाई देती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है जो कि है डाउरी। ठीक, डाउरी का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि वुमेन के द्वारा मैरिज के टाइम पे हस्बैंड की पार्टी को दिया जाता है। वैदिक पीरियड में जो डाउरी सिस्टम था वो अननोन था, क्योंकि यहाँ पर मैन एंड वुमेन दोनों का इक्वल राइट हमको देखने को मिला। ठीक, अब डाउरी की कुछ अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें, या फिर जैसे महात्मा गांधी कहते हैं कि द डाउरी सिस्टम इज़ नथिंग बट द सेल ऑफ गर्ल्स, तो यहाँ पर एक तरीके से कोई सिस्टम कुछ नहीं बदलती, हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक लड़की को बेचते हैं या फिर सेल करते हैं उसे। ठीक, डाउरी की डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी और मनी ब्रॉट बाय ब्राइड टू हर हस्बैंड व्हेन शी मैरिज, जब एक महिला अपने पति से क्या करती है, विवाह करती है, तो उसके बाद जो भी वो धन वो लाती है, जो भी प्रॉपर्टी लाती है, तो उसे कहा जाता है क्या, डाउरी। राम आहूजा की डेफिनेशन है गिफ्ट एंड वैल्यूज रिसीव्ड इन मैरिज बाय द ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम एंड फ्रॉम हिज रिलेटिव, तो ब्राइड और ब्राइडग्रूम को जो भी क्या मिलता है, गिफ्ट मिलता है, चाहे वो किसकी, जो ब्राइड है उसकी इमीडिएट फैमिली से हो या फिर किसी रिलेटेड से हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, डाउरी हमारी कहलाएगी, वो भी दहेज हमारा कहलाएगा। ठीक है, और दहेज को कंसिडर किया जाता है एज अ सोशल इविल, यानी कि एक सामाजिक बुराई के रूप में। इससे करप्शन भी हमको देखने को मिलता है, डाउरी डेथ्स हमको देखने को मिलती है, सुसाइड और मर्डर जैसी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं ये आपको थोड़े से याद करने हैं कि जो कि डाउरी के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे कि कास्ट सिस्टम है, सोशल कस्टम्स हैं, जो हमारे परंपरागत हमारे रूढ़ियाँ हैं, हमारी मान्यताएं हैं। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार हैं। इसके अलावा मैरिज का जो सिचुएशन है हम मानते हैं कि ये अनअवॉइडेबल है, आपको विवाह तो करना ही करना है। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्स जो होते हैं वहाँ पर भी हमको देखने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा डाउरी दी जाती है ताकि वो उसे अडॉप्ट कर सकें। बहुत सारे रिच फैमिलीज में फैमिली में एस्पिरेशन होती है कि जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, अमीर बन जाए, तो इसके लिए भी डाउरी मांगी जाती है। इसके अलावा फॉल्स सोशल स्टेटस का एक फॉल्स बिलीफ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब चेंजेस कौन कौन से हुए, कौन कौन से ऐसे मैरिज एक्ट हैं, ये एक्ट आपको इस तरीके से याद करने हैं, बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट हैं। तो पहला एक्ट है 1829 का प्रोविजन सती एक्ट, जो कि आया था 1829 में। हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1856 में। स्पेशल मैरिज एक्ट आया 1872 में। हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में। इसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आया 1961 पे। चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट आया 1929 पे। हिंदू एडप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट आया 1956। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आया 1971। फैमिली कोर्ट एक्ट आया 1984। तो पहला जो था वो था प्रिवेंशन ऑफ सती एक्ट 1829। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण योगदान था राजा राम मोहन राय और लॉर्ड बेंटिक का, क्योंकि इससे पहले जो महिलाएं थी अपनी पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती थी। तो इस प्रथा पे जो लगाम लगाने का काम किया, उसमें जो योगदान है वो किस किस का है, राजा राम मोहन राय और हमारे विलियम बेंटिक का। कब खत्म हुई, 1829 पे इस पे कानून लाया गया कि अभी कोई भी सती नहीं होगी। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्ट है हमारा है वो है हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1855, 1855 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इस अधिनियम की जो नींव रखी, जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया, और वो योगदान दिया पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के साथ आप जोड़ेंगे हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1855 को। नेक्स्ट है सिविल और स्पेशल मैरिज एक्ट 1872। इसने एक लीगल परमिशन दी इंटरकास्ट मैरिज, इंटरफेथ मैरिज, या फिर इंटर रिलीजियस मैरिज के बीच में। इसको मॉडिफाई किया गया था 1954 पे। स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में है। अब वो एक एडिटेड वर्जन है 1872 के सिविल मैरिज एक्ट या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट का। यहाँ पर जो कपल्स हैं उनको मैरिज से एक मंथ पहले
जो भी ऑफिसर है उसको बताना होता है और मैरिज को शेड्यूल करना होता है। उसके बाद 2 विटनेस यहाँ पर होते हैं जिसके माध्यम से मैरिज होती है। देन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। हिंदू मैरिज एक्ट में सिर्फ हिंदू ही नहीं आते, लेकिन जैन्स, सिख्स, बुद्धिस्ट और शेड्यूल कास्ट भी इसमें शामिल होती हैं, लेकिन मुस्लिम इसमें शामिल नहीं होते हैं। इसमें क्या क्या कंडीशंस हैं कि एक व्यक्ति कब एक दूसरे से विवाह कर सकते हैं। तो पहली चीज़ कि ये पॉलीगैनी, पॉलीएंड्री और चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करता है, यानी कि एक व्यक्ति के एक से अधिक पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, या फिर एक वाइफ के भी एक से अधिक पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। पॉलीगैनी और पॉलीएंड्री को क्या करता है, प्रोहिबिट करता है। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज भी नहीं होनी चाहिए। जो मिनिमम एज है फॉर गर्ल्स वो है 18 ईयर्स और फॉर बॉयज़ वो है 21 ईयर्स। यह परमिशन देता है इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज का भी। इसके बाद कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो कि हमने देखा अभी एक्ट, जो कि है हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो इसमें कब डाइवोर्स आपको मिल सकता है, या तो जो व्यक्ति है वो पागल हो एट द टाइम ऑफ मैरिज, इंसेन हो, मैड हो, या फिर वो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जो वुमेन है वो किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट हो एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो तब क्या हो सकता है, डाइवोर्स मिल सकता है। या फिर 2 साल से ज़्यादा का जुडिशियल सेपरेशन हो, अडल्टरी हो, तो तब भी डाइवोर्स आप पाने के आप हकदार होते हैं, ठीक है। तो ये है डाइवोर्स और एक्ट कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में क्या किया गया। तो इसमें जो भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स था 2000 से ऊपर का, उसे डाउरी माना गया और उसे प्रोहिबिट किया गया। अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 6 महीने की कैद और 5000 रुपये जुर्माना हो सकता था। 1986 में इसको अमेंड किया गया। तो आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि पहली बार एक्ट कब आया और उसको अमेंड भी कब किया गया, ये भी आपको याद रखना है। ये जो एक्ट है जो कि है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, मुस्लिम्स पे लागू नहीं होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929, यानी कि जो बाल विवाह है उसकी रोकथाम के लिए एक्ट आया 1929 में। इसमें ये किया गया कि जो बॉयज़ की जो एज है मैरिज की वो तो 18 साल निर्धारित की गई, और जबकि गर्ल्स की जो एज है उसको निर्धारित किया गया 14 साल। लेटर ये जो एक्ट है वो अमेंड भी होता है 1978 में, जबकि जो लड़के की उम्र है वो 21 साल कर दी गई और लड़की की उम्र 18 साल कर दी गई। तो सबसे पहले जो एक्ट आया था 1929 पे आया था, देन जो अमेंड हुआ है 1978 यानी कि 1978 पे किया है, ठीक है। और इसमें अगर कोई इसका वॉल्यूशन करता हुआ पाया गया तो उसको इम्प्रिजमेंट तो होगी, कारावास तो होगा ही होगा, साथ में साथ उसको 1000 रुपये का फाइन भी देना पड़ेगा, और ये कारावास 3 महीने तक का हो सकता है। नेक्स्ट है हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट। ये बात करता है कि जो भी एक चाइल्डलेस वुमेन है जिसका बच्चा नहीं हुआ है, तो वो क्या कर सकती है, बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है, चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है। तो इसके लिए एक्ट है हमारा द हिंदू एडॉप्टेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। नेक्स्ट है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, जो कि आया था 1971 पे। इसमें ये बात की जाती है कि ये लीगलाइज करता है अबॉर्शन को। अगर किसी महिला ने अबॉर्शन कराया है, कुछ खास परिस्थितियों में उसको अबॉर्शन कराने की ज़रूरत पड़ रही है, तो जो MTP एक्ट है यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, उसके माध्यम से वो क्या कर सकती है, अबॉर्शन कर सकती है। देन है फैमिली कोर्ट एक्ट, जो कि आया था 1984 पे, ठीक है। तो ये हमने देखा किसके बारे में, फैमिली के बारे में। अब हम देखते हैं कि मैरिज के बारे में। तो मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि एडमिट करता है मैन और वुमेन को, ताकि वो जो फैमिली लाइफ है उसको क्या कर सके, एंजॉय कर सके। ये एक ऐसी रिलेशनशिप होती है बिटवीन मैन एंड वुमेन जो कि सोशली परमिटेड होती है, और वो क्या कर सकते हैं, अपने चिल्ड्रंस को रिप्रोड्यूस करते हैं। मैरिज में बहुत सारे हमारे रिचुअल्स होते हैं जो कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के द्वारा किए जाते हैं। डेफिनेशंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है मैलिनोव्स्की और हटन एवं हंट की। मैलिनोव्स्की की आपको याद रखना है कि मैलिनोव्स्की ये कहते हैं कि मैरिज एज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मैरिज क्या होता है, मैरिज में क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक संविदा होती है कि आप बच्चों को पैदा करेंगे और उनका मेंटेनेंस करेंगे, उनका पालन पोषण करेंगे। हटन और हंट कहते हैं मैरिज इज द अप्रूव्ड सोशल पैटर्न वेयर बाय 2 और मोर पर्सन्स एस्टेब्लिश अ फैमिली। मैरिज में एक अप्रूव्ड सोशल पैटर्न हमको दिखाई देता है जहाँ पर कि 2 या उससे अधिक जो पर्सन्स हैं वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं फैमिली को। अलग अलग टाइप्स के हमारे क्या हो सकती हैं, मैरिजेस हो सकती हैं।
एक वाइफ है और उसके बहुत सारे हस्बैंड हैं, तो इसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री भी दो तरीके की हो सकती है, एक तो फ्रेटर्नल और दूसरा नॉन फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल में जो वुमेन जिन लोगों से शादी करती है, ठीक है, जिन पुरुषों से शादी करती है, वो सभी आपस में भाई भाई होते हैं, तो इसे हम बोलते हैं फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। जैसे हमने महाभारत में देखा है द्रौपदी। लेकिन अगर एक महिला पॉलीएंड्री तो कर रही है, लेकिन जो उसके पार्टनर हो आपस में भाई भाई नहीं है, तो इस तरीके की जो हमारी रिलेशनशिप है या इस तरीके की जो मैरिज है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इसके अलावा एक हस्बैंड जब होता है, तो उसकी अगर बहुत सारी वाइफ्स होती हैं, बहुत सारी पत्नियां होती हैं, तो उसे हम कहते हैं पॉलीगाइनी। ठीक है, इसमें भी दो टाइप हमको देखने को मिलता है, सोरोरल एंड नॉन सोरोरल। ठीक है, सोरोरल एंड नॉन सोरोरल। सोरोरल में जब एक हस्बैंड की जो वाइफ होती है वो अपनी किसके साथ भी विवाह करता है, अपनी सालियों के साथ भी विवाह करता है। ठीक है, और नॉन सोरोरल में जब वो विवाह करता है तो उसकी जो पत्नी होती है, जिन महिलाओं से वो शादी करता है, वो आपस में क्या नहीं होती, बहनें नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये है नॉन सोरोरल पॉलीगामी। एक हस्बैंड और एक वाइफ जब होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोगैमी। और इसके अलावा दो और टाइप हमारे हैं, कंपेशनेट और एक्सपेरिमेंटल। इनको हम डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा कंपेशनेट मैरिज। एक ऐसी मैरिज जबकि जो हस्बैंड और वाइफ है, जब तक कि उनके कोई चिल्ड्रन नहीं हो जाता, तब तक इस रिलेशंस को बोलते हैं कंपेशनेट मैरिज। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल मैरिज। एक्सपेरिमेंटल मैरिज का वह फॉर्म है जबकि दो पार्टनर डिसाइड करते हैं कि उनको मैरी करना है, लेकिन ये टेम्परेरी बेसिस पे होता है। अगर वो चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हैं, रद्द भी कर सकते हैं और दोबारा से सिंगल हो सकते हैं। लेकिन अगर उनको लगता है कि दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दोनों आगे अच्छे मेट बन सकते हैं, तो तब वो फिर परमानेंटली शादी कर लेते हैं। पहले एक तरीके से हम कहते हैं कि ये टेस्टिंग फेज होता है दोनों के मैरिज का। फंक्शन क्या क्या होता है फैमिली का, तो ये इंपॉर्टेंट हमारा, एक तो सेक्स लाइफ को और सेक्स रिलेशन को रेगुलेट करना। दूसरा जो मैरिज होती है उसके द्वारा आप क्या करते हो, एक फैमिली को स्टेबलाइज करते हो बाय प्रोक्रिएशन। कौन सी फैमिली, अफेमिनल फैमिली या फिर कॉन्जुगल फैमिली जो बनती है। मैरिज क्या करती है, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन देती है। मैरिज इंटेंस लव और अफेक्शन एक दूसरे के प्रति बढ़ाती है। इसके अलावा जो सोशल डिस्टेंस होता है अलग अलग ग्रुप्स के बीच में, उसको भी मिनिमाइज करने का जो काम होता है वो मैरिज के द्वारा होता है। और मैरिज के और भी हमारे फंक्शन होते हैं, जिसमें कि हमने मेन ये सारी चीज़ें देख ली कि कौन कौन से फंक्शन मैरिज के हैं। इसके अलावा एक सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करने का काम कौन करेगी, मैरिज करेगी। क्योंकि अगर कोई भी किसी के सामने संबंध बनाएगा तो वहाँ पर दिक्कतें हो सकती हैं, सोसाइटी में केओस हो सकता है। तो ये जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं सोशल ऑर्डर को भी मेंटेन करने का कार्य करता है। मैरिज एंड फैमिली प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं यहाँ पर इंडिया पे। पहला तो है कि जो स्टेटस है वुमेंस का वो कहीं ना कहीं लोअर स्टेटस है। ठीक, उनको फैमिली शेयर में भी उतनी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती। इसके अलावा उनको इक्वल राइट्स नहीं है, चाहे वो सोशल हो, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस या फिर इकोनॉमिक फील्ड पे हो। इसके अलावा वो कभी भी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं जी सकती। ठीक, डाउरी सिस्टम है जो कि प्रॉब्लम्स के रूप में है इंडियन सोसाइटी में, एक तरीके से फैमिली प्रॉब्लम्स के रूप में है, जहाँ पर कि एक फादर गिफ्ट कम, जहाँ पर कि बहुत बार हमको केस में देखने को मिलता है इसके कारण डाउरी डेथ्स हमको देखने को मिलती है। ठीक है, या फिर जहाँ पर कि बहुत बार जो एक गर्ल के पिता हैं वो उतनी अरेंज नहीं कर पाते डाउरी, तो वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इसके अलावा मर्डर्स भी इसके केस में होते हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत एक तरीके से ब्रूटल भी इसका अंत हो सकता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, किस तरीके से जो फैमिली है, मैरिज है और अदर जो इंस्टीट्यूशन है हमारे, किस तरीके से हेल्थ और हेल्थ प्रैक्टिसेस में उसका असर पड़ता है। ठीक, तो जो प्रत्येक इंडिविजुअल है वो हमेशा से फैमिली में रहता है अपने जन्म से लेके मृत्यु तक। ठीक है, और ये इंडिविजुअल की हेल्थ को कहीं ना कहीं डिटरमाइन करता है। अगर फैमिली का माहौल अच्छा है, पॉजिटिव कंडीशंस हैं, तो एक इंडिविजुअली फ्लोरिश करता है, अपनी इंडिविजुअल लाइफ में भी वो और अच्छा करता है। वहीं अगर फैमिली का जो माहौल है वो ख़राब रहता है, तो कहीं ना कहीं उसका असर क्या होता है, एक इंडिविजुअल पे भी पड़ता है। ठीक,
इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली से भी इसका फ़र्क पड़ता है, किस तरीके से हेल्थ स्टेटस आपकी रहेगी। एल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन अगर इस तरीके की फैमिली में हो जहाँ पर कि पहले से अल्कोहल का सेवन किया जा रहा है, ड्रग एडिक्ट है कोई, तो फिर वहाँ पर आप भी उसके प्रति जाओगे तो इसके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जेंडर इनक्वालिटी देखने को मिलती है, एजुकेशनल लेवल अलग अलग होता है फैमिली में, तो इस तरीके से हेल्थ में भी फ़र्क पड़ता है फैमिली के इंस्टीट्यूशन का। तो आई होप जो आज का लेक्चर था उसमें आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।